पूछा हुआ है ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूजुअल होते हैं वो बाकी सारे सिंबल्स यूजुअल है, ठीक है। आपसे पूछा इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट, यानी क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी जो डायमेंशंस होंगी ये और आपका एक्स था, यानी बोल सकता हूँ इसकी डायमेंशन तो स्पीड वाली है। ये भी मैंने ईएम वेव्स में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बाय मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ये भी स्पीड ऑफ लाइट होता है, यानी ये जो y है इसकी भी डायमेंशन स्पीड वाली आ जाएंगी। मैं बोल सकता हूँ डायमेंशंस ऑफ y आर सेम एज l t-1। भाई आरसी रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है ना, तो r इंटू सी, यानी ये क्या है लेंथ बाय टाइम है, और लेंथ बाय टाइम भी तो वेलोसिटी होता है, मतलब मैं बोल सकता हूँ डायमेंशंस ऑफ z इज आल्सो सेम एज l t-1। तीनों की डायमेंशंस बराबर आ गई। इनफैक्ट फर्स्ट ऑप्शन यही है, यही आपका आंसर है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट देखें, एबीसीडी चार डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, जिनकी चार फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस डिफरेंट है। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारी नई सीरीज 900 सवाल हमारे साथ। आज हमारे पहले वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, जिसको बोलते हैं ना बेसिक मैथ्स, यूनिट्स, डायमेंशंस, एरर्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इस पे हमारा पहला टॉपिक रहेगा 15 क्वेश्चन वाला। याद रखो जो 15 क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं ये एज अ टेस्ट भी आप ले सकते हैं हमारे ऐप पे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन डायमेंशन से है, आपको दिया हुआ है दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के यूनिट्स जो है आपस में रिलेटेड है। नोटिस करो क्या रिलेशन दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है v2 और v1 में रिलेशन है। आई एम सॉरी, v2 और v1 में रिलेशन गिवन है। देखो v1 यहां पे है, हो जा भाई, हाँ v1 यहां पे, और a2 a1 में भी यहां पे रिलेशन है। mn तुम्हारे दो नंबर्स हैं, ठीक है। पूछा क्या, रिलेशन फॉर डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन पूछा है इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रिलेशन पता है। कैसे करेंगे, हमें ये सोचना है कि क्या मैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के यूनिट्स गिवन हो तो डिस्टेंस और टाइम को डिराइव कर सकता हूं। जनरली हम क्या करते हैं, हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं डिस्टेंस और टाइम, और स्पीड और एक्सेलरेशन को उनसे डिराइव करते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना डायमेंशंस ऑफ स्पीड इक्वल टू l t-1। ऐसे हम लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू l t-2। तो मुझे क्या करना है, ऐसे सोचो कि ये दोनों गिवन है, ठीक है, v a गिवन है, और मुझे निकालना क्या है, मुझे l और t निकालना है। तो दो इक्वेशन गिवन है, उनको मुझे सॉल्व करना है। बहुत आसान है सॉल्व करना। अगर मुझे l पहले t निकालना है तो देखो दोनों को डिवाइड कर देता हूं। सी लेट्स से दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दें, क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा v बाय a, राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, नोटिस करो l कैंसिल, t का पावर -1 डिवाइड बाय t का पावर -2 बच जाएगा ना t। यानी टाइम के यूनिट्स कैसे आते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के यूनिट्स को डिवाइड करके, ठीक है। तो रेशियो, जिस रेशियो से ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जिस रेशियो से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उनका रेशियो ले लूंगा तो मुझे टाइम के यूनिट का रेशियो मिल जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि t2, कैन आई राइट t2 विल बी इक्वल टू, वेलोसिटी किससे मल्टीप्लाई हुई है, n बाय m स्क्वायर से, एक्सेलरेशन किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 1 बाय mn से, ये रेशियो इनटू पुराना यूनिट, ओरिजिनल यूनिट। क्या बच जाता देख ले, मैं लिख सकता हूं t2 इक्वल टू n स्क्वायर बाय m t1। कौन से वाले में मैच कर रहा है भाई, n स्क्वायर बाय m t1 पहले वाले में मैच कर रहा है। ये तो टाइम की बात हो गई। लेंथ कैसे निकालूंगा, लेंथ भी इन दोनों इक्वेशन से निकाल सकता हूं, या तो क्या करो कि टाइम की वैल्यू यहां रख दो, ठीक है, फिर लेंथ आ जाएगा। देख लेते हैं जरा, आई कैन राइट नाउ, सी डायमेंशंस ऑफ लेंथ अगर मुझे निकालनी है, क्या यहां से बोल सकता हूं, देखो टाइम को इधर ले आऊं, देखो टाइम इनवर्स है ना इधर, यानी ऐसे सोचो l बाय t है, l बाय t है, तो t इधर मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या मैं बोल सकता हूं लेंथ का डायमेंशन इज सेम एज डायमेंशंस ऑफ v इनटू डायमेंशंस ऑफ टाइम। लेकिन अभी अभी मैंने बोला था डायमेंशंस ऑफ टाइम आर सेम एज डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन, यानी कि हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर बाय एक्सेलरेशन। फिर से वो मुझे करना है इनका रेशियो, क्योंकि गिवन है तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा। आई कैन से L2 विल बी सेम एज, v में क्या मल्टीप्लाई करना था भाई, n बाय m स्क्वायर, इस बार उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और a में क्या मल्टीप्लाई करना था, 1 बाय m, दिस इनटू ओरिजिनल यूनिट। आप देख सकते हो कैलकुलेशन के बाद n क्यूब बाय m क्यूब बच रहा है ना, n क्यूब बाय m क्यूब बच जाएगा,
दिस विल बी द रेशियो। तो ये भी मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑप्शन मैच करोगे, देख लेते हैं, एन क्यू बाय एम क्यू, यही आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। डायमेंशंस में हम जनरली फंडामेंटल क्वांटिटीज जो लेते हैं लेंथ और टाइम, उसकी जगह कोई और फंडामेंटल क्वांटिटीज उन्होंने दे दी और आपकी ओरिजिनल वाली लेंथ और टाइम को उनके टर्म्स में हमने निकाल लिया। सो बस दो इक्वेशन की तरह सोचना है और उनको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूलेस को यूज करके हम फ्रीक्वेंसी का रिलेशन डिराइव करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस, डेंसिटी एंड सरफेस टेंशन। तो पहली बात तो मैं जानता हूं ना डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, तो t-1। डायमेंशंस ऑफ रेडियस क्या होता है, लेंथ। डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी क्या होता है, ml-3। और लास्ट में डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है भाई फोर्स बाय लेंथ, तो फोर्स का होता है ना mlt-2 डिवाइड बाय लेंथ, यानी बच जाएगा mt-2। ये मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को इनसे रिलेट करना है और ये पावर्स जो आ रही है एबीसी, ये कैलकुलेट करनी है। बेटा बहुत सिंपल है, एबीसी 3 पावर्स है, हमें 3 इक्वेशन बनानी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को इक्वल करके, वही मैं करने वाला हूं। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड में t-1 इक्वल टू, फिर क्या है r की है l पावर a, रो के लिए देखें ml-3 पावर b। समझ रहे ना क्या कर रहा हूं मैं, रो आ रहा था ना, रो देखो डायमेंशन यहां पे ले लिया, उसकी पावर b। लास्ट है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के लिए mt-2 पावर c। यहां पे देखो मैंने t-1 लिखा है, तो ये मतलब m0 l0, दोनों साइड mlt की पावर्स बराबर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से देखो m की पावर ले रहा हूं मैं 0 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है m की पावर, b और c आ रहा है ना, l की पावर ले लेते हैं, इधर 0 है, a राइट हैंड साइड में लेकिन क्या है, राइट हैंड साइड में देखो a-3b आ रहा है। टाइम की पावर्स देखें, लेफ्ट हैंड साइड में -1 है, राइट हैंड साइड में -2c। 3 इक्वेशन आ गई, 3 वेरिएबल है एबीसी, सॉल्व कर लो जल्दी से, बहुत आसान है सॉल्व करना मेरे ख्याल से, क्योंकि लास्ट जो इक्वेशन है उससे डायरेक्टली सी आ रहा है भाई। सी आ गया तो फर्स्ट से बी आ जाएगा, और बी और सी आ चुके हैं तो सेकंड से ए आ जाएगा। ए इज 3b, सो ए विल बी -3/2, यानी आंसर होगा -3/2 -½ और हाफ, दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, यहां पे एक तो हमें नोटिस करना है कि हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया बेटा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो लिखा ना करेक्ट ऑप्शन, एक्चुअली हमें लिखना था इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक कार्नो इंजन की एफिशिएंसी हमने गिवन ईटा इक्वल टू समथिंग। पहले नोटिस करो एफिशिएंसी केवल एक रेशियो होता है ना, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, उसकी कोई यूनिट्स नहीं होती। मतलब मैं बोल सकता हूं कि डायमेंशंस ऑफ ईटा वी नो आर m0 l0 t0। और बेटा जब ये 0 0 आ रहे होंगे ना, तो इसको मैं ये बोल सकता हूं ना दिस इज जस्ट 1, किसी की पावर 0 इज 1, तो मैं बोल सकता हूं डायमेंशंस ऑफ ईटा आर जस्ट 1, बेसिकली कोई डायमेंशंस नहीं। ठीक है, सामने क्या है, अल्फा बीटा बाय साइन थीटा, लॉग के अंदर कुछ है। ये भी मैं जानता हूं कि साइन थीटा की कोई यूनिट्स नहीं होती, साइन थीटा भी डायमेंशनलेस है। मैं ये भी जानता हूं कि लॉग का जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके भी कोई डायमेंशंस नहीं होते। तो यानी अगर इसके कोई डायमेंशंस नहीं है, इसके कोई डायमेंशंस नहीं है, दैट मींस मैं बोल सकता हूं ना ईटा और अल्फा बीटा इनके डायमेंशंस, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होते हैं, तो पहली बात मैं बोल सकता हूं ईटा और अल्फा बीटा के डायमेंशंस बराबर होने चाहिए। लेकिन क्योंकि ईटा मुझे पता है कोई डायमेंशंस नहीं है, तो अल्फा बीटा की भी कोई डायमेंशंस नहीं होनी चाहिए। विच मींस मैं बोल सकता हूं कि अल्फा और बीटा की डायमेंशंस में इनवर्स का रिलेशन है। डायमेंशंस ऑफ अल्फा इज सेम एज 1 बाय डायमेंशन ऑफ बीटा, है ना, क्योंकि जब 0 0 आता है तो उसको आप ऐसे सोचते हो ना दिस इज जस्ट 1, तो मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और क्या बोल सकता हूं, और नोटिस करें ना सिर्फ ये, और भी हमें पता है कि लॉग के अंदर जो चीज आ रही है बीटा एक्स बाय केटी, लॉग का आर्ग्यूमेंट भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो ये भी m0 l0 t0 के बराबर होगा। ध्यान दो कि यहां पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, यानी k इंटू टी की डायमेंशन एनर्जी वाली है। तो बीटा की डायमेंशन अगर मुझे निकालनी तो मैं निकाल सकता हूं, डायमेंशन ऑफ बीटा विल बी डायमेंशन ऑफ kt बाय x।
KT क्योंकि एनर्जी है, x लेंथ है, तो क्या बच जाएगा ये ml² t-2 एनर्जी बाय लेंथ, ये हो जाएगा ml t-2 जो हम जानते हैं हैज सेम एज डायमेंशंस ऑफ फोर्स। ये सारे कंक्लूजन्स मैंने निकाले हैं जस्ट उस इक्वेशन को देख के। अभी तक हमने ऑप्शंस तो पढ़े ही नहीं, ठीक है। अब हम ऑप्शंस पे जाते हैं और देखते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन से क्या हम इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढ पाएंगे, ठीक है। इनकरेक्ट एक ही ऑप्शन है, चलो देख लेते हैं भाई। पहला ऑप्शन देखो, डायमेंशंस ऑफ बीटा इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। ये बात तो मैंने अभी अभी साबित की है, तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है, यानी ये आंसर नहीं है। डायमेंशंस ऑफ अल्फा पावर -1 इंटू एक्स इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी। मैं जानता हूं बीटा एक्स और एनर्जी, क्योंकि इनका रेशियो बना ना, तो मैं जानता हूं बीटा एक्स की डायमेंशन एनर्जी वाली होती है, लेकिन बीटा 1/अल्फा है, तो ये सही बात बोल रहा है यानी कि, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं दिस इज सेम एज अल्फा पावर -1 इंटू एक्स, यानी ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, डायमेंशन ऑफ ईटा पावर -1 इंटू साइन थीटा इज सेम एज दैट ऑफ अल्फा बीटा। एक्चुअली क्या है कि अल्फा बीटा भी डायमेंशनलेस है, ईटा भी डायमेंशनलेस है, और हम जानते हैं साइन थीटा भी डायमेंशनलेस होता है, तो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, आंसर नहीं है। लास्ट वाला देखो, डायमेंशन ऑफ अल्फा इज सेम एज दैट ऑफ डायमेंशन ऑफ बीटा। ये हमारा वो ऑप्शन है जो एक्चुअली इनकरेक्ट है और इसलिए आंसर होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा की डायमेंशन सेम नहीं है भाई, 1/अल्फा और बीटा की डायमेंशन सेम, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो यहां पे आपको गिवन है कि x, y और z को हमने डिफाइन किया है, जहां पे c कैपेसिटेंस है, r रेजिस्टेंस है और l लेंथ है। यहां पे नोटिस करो ये l लेंथ किसकी बात कर रहा है, इसकी। हो सकता है आपको 1 दिख रहा हो बेटा, z यहां पे गिवन है L/CR, ठीक है। पूछा हुआ है ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूजुअल होते हैं वो बाकी सारे सिंबल्स यूजुअल है, ठीक है। आपसे पूछा इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो हमें क्या पता है, 1/√μ0ε0। ये जो सारी वैल्यूज है ना, ये आपके सिलेबस में जो थ्योरी है ना, चैप्टर्स में जो थ्योरी दी हुई है इससे पहले, उसी से निकाल लेना। आप याद करो 1/√μ0ε0 हमने EM वेव्स में पढ़ा हुआ है ना, 1/√μ0ε0, इससे लाइट की स्पीड आती है। यानी क्या मैं बोल सकता हूं, इसकी जो डायमेंशंस होंगी, ये और आपका x था, यानी बोल सकता हूं इसकी डायमेंशन तो स्पीड वाली है। और E/B, ये भी मैंने EM वेव्स में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बाय मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, ये भी स्पीड ऑफ लाइट होता है। यानी ये जो y है इसकी भी डायमेंशन स्पीड वाली आ जाएंगी। मैं बोल सकता हूं डायमेंशंस ऑफ y आर सेम एज L t-1। ये थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है ना। और z क्या है, z में लिखा हुआ है L/CR। याद है आपको RC, भाई RC रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है ना, तो R इंटू C, यानी ये क्या है, लेंथ बाय टाइम है, और लेंथ बाय टाइम भी तो वेलोसिटी होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं डायमेंशंस ऑफ z इज आल्सो सेम एज L t-1। तीनों की डायमेंशंस बराबर आ गई। इनफैक्ट फर्स्ट ऑप्शन यही है, यही आपका आंसर है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट देखें, ABCD 4 डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, जिनकी 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस डिफरेंट है। इनमें से कोई सा भी डायमेंशनलेस नहीं है। ये इक्वेशन अपनों को गिवन है। नीचे ऑप्शंस में जाने से पहले इस इक्वेशन को एनालाइज कर लो। AD = C ln BD। क्या क्या मैं बोल सकता हूं जस्ट इक्वेशन देख के। लॉग के अंदर BD आ रहा है, लॉग के अंदर जो भी चीज आती है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। क्या मैं बोल सकता हूं डायमेंशंस ऑफ BD विल बी 1, जिससे मेरा मतलब है M0 L0 T0। लॉग का जो रिजल्ट है वो भी डायमेंशनलेस होता है, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायमेंशन बराबर होती है, यानी कि इन दोनों की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं डायमेंशंस ऑफ C इज सेम एज डायमेंशंस ऑफ A इंटू D। ये सेकंड चीज मैंने सिर्फ इक्वेशन से निकाल ली। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बोल रहा है इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन मीनिंगफुल नहीं हो सकती। ये डिसाइड करने के लिए हमें याद रखना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जरूरी नहीं है। तो देखो सारे ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन देखो, C/BD माइनस AD का होल स्क्वायर बाय C। C/BD, BD के बारे में जानता हूं BD की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी कोई डायमेंशन है ही नहीं। AD के बारे में क्या जानता हूं, AD की डायमेंशन C के बराबर है, तो AD का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो मैं सोच सकता हूं ना C का स्क्वायर। तो क्या दिख रहा है तुम्हें, C - C² बाय C।
यानी कि डायमेंशंस के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो बेटा फर्स्ट टर्म की डायमेंशन भी सी वाली है और जो सेकंड टर्म है इसकी भी डायमेंशंस सी वाली बच गई। देख रहे हो ना, सी स्क्वायर बाय सी, डायमेंशनली बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं सोच रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ सी माइनस सी जीरो, मैं बोल रहा हूँ डायमेंशंस यानी यूनिट्स दोनों की वही हैं जो सी वाली। तो क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है तो ये मीनिंगफुल है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। बहुत सारे मैंने यहां पे लिख दिया, ऐसा करता हूं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और नेक्स्ट ऑप्शंस के लिए ये फर्स्ट ऑप्शन वाली इंफॉर्मेशन को इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन में बोला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं बोल सकता हूं कि ए, मैं बोल सकता हूं कि बी और डी, पहली बात सॉरी, बी और डी पहली बात आपस में इनवर्सली रिलेटेड है ना, तो मैं बोल सकता हूं ना कि बी का डायमेंशन इज सेम एज 1/d का डायमेंशन। ठीक है, दूसरी बात यहां पे आ रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो डायमेंशनली अगर बात करें तो इसको बोल सकते हैं दिस इज सेम एज सी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, क्योंकि बी और डी में इनवर्स का रिलेशन है। तो ए और यहां पे सी डी, यहां पे रिलेशन देखो, क्या आपको दिख रहा है, ये d नीचे आ जाए तो c बाय डी और a के डायमेंशन बराबर है, दोनों टर्म्स के डायमेंशन अगर बराबर तो ये भी मीनिंगफुल हो गया, ये हमारा आंसर नहीं। नेक्स्ट देख लो, a बाय बी माइनस सी, a बाय बी माइनस सी, क्या इसके डायमेंशन सेम है, बराबर। देखो अभी हमने डिसाइड किया था कि a इंटू डी के डायमेंशन c है और d और b में इनवर्स का रिलेशन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, जहां पे d मल्टीप्लाई हो रहा है उसको लिख सकता हूँ b से डिवाइड हो रहा है, तो मेरे पास क्या देगा, a बाय बी इज सेम एज c डायमेंशनल, ये भी मीनिंगफुल हो गया। लास्ट वाला क्लियरली दिख रहा है, a और c क्वेश्चन में लिखा हुआ था, a और c की डायमेंशन सेम नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, यही तुम्हारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर से आपको बोला है कि अब की बार अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज चेंज कर दें, टाइम, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम ले लें, यहां नोटिस करें h लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम को, तो आपसे पूछा है कि इनके टर्म्स में मास की डायमेंशंस क्या आएगी। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। अपने को गिवन है टाइम, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। पूछा क्या है, पूछा है मास, मास क्या हो। तो इनमें कोई रिलेशन है कि नहीं, हमारे जो फॉर्मूले हैं उनमें, थ्योरी से उनमें, इनमें कोई रिलेशन हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, जरा देख लेते हैं। मुझे याद है एंगुलर मोमेंटम, याद करो, अगर एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है सर्कल में, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला ले सकते हो, सबसे सिंपल केस ले रहा हूं मैं, तो मैं बोल सकता हूं ना एंगुलर मोमेंटम h इक्वल टू एम आर वी, h गिवन है, स्पीड भी गिवन है, स्पीड को यहां पे v नहीं लिखा, क्वेश्चन में c लिखा है, तो मैं भी यहां पे c लिख देता हूं। ठीक है, h गिवन है, c गिवन है, m तो मुझे निकालना है, लेकिन यार r भी नहीं गिवन। क्या मैं r निकाल सकता हूं, r बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि देखो टाइम भी गिवन है, तो मैं बोल सकता हूं ना भाई r तो डिस्टेंस होता है, और बोल सकता हूं डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस आर सेम एज डायमेंशंस ऑफ c इनटू टाइम, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, होता है ना डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यानी मेरे पास r की डायमेंशन भी आ गई, तो m आ जाएगा, जरा सॉल्व कर लो। क्या लिखूंगा मैं यहां से, मैं लिखूंगा h का डायमेंशंस, और डायमेंशंस ऑफ h इज सेम एज डायमेंशंस ऑफ m इनटू डायमेंशंस ऑफ r, और r की डायमेंशंस क्या है, c इंटू t मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशंस ऑफ c। सॉल्व करें मास के लिए तो आप देखेंगे c स्क्वायर इधर जाके डिवाइड होगा, यानी आपके पास, और साथ ही t भी इधर जाके डिवाइड होगा, तो पहले तो आएगा t का पावर -1, देखो c स्क्वायर उधर है तो इस साइड आ जाएगा c का पावर -2 और h का पावर 1, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस के देख के आपको पता चल जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एरर अलजेब्रा पे क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, काफी नोन प्रॉब्लम है। दो रेजिस्टेंस गिवन है आपको, आपसे पूछा है इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना परसेंटेज एरर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखो यहां पे मिस्टेक क्या अवॉइड करनी है। हम लिख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम एज R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मान लें ये है कुछ P, मान लें ये है कुछ Q, और बोल दें कि यहाँ पे भाई P और Q की डिवीजन हो रही है, और मैं जानता हूं डिवीजन में क्या होता है, दोनों के रिलेटिव एरर्स या परसेंटेज एरर्स ऐड हो जाते हैं। ऐसा यहां नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो रूल आपने याद किया हुआ है ये डिवीजन वाला, ये रूल काम करता है सिर्फ तब
जब P और Q आपस में डिपेंड ना करें, मैं बोल सकता हूं P और Q को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन यहां देखो यार, P भी R1 R2 से आ रहा है और Q भी R1 R2 से आ रहा है, तो मैं नहीं बोल सकता ना कि P और Q इंडिपेंडेंट है, P और Q तो आपस में डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, इसीलिए वो रूल तुम नहीं लगा सकते। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे क्या करो, इस फॉर्मूले को इसकी ऑल्टरनेट फॉर्म में लिख दो, ऐसे लिख दो, अब कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि अब ये जो दोनों टर्म्स हैं दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। रूल निकालने के लिए, इसका कोई रूल तो तुम्हें याद नहीं है, 1/R1 1/R2 का, क्या करो, डिफरेंशिएट करो, जस्ट डिफरेंशिएट करें, और इनफैक्ट वही हमेशा काम करता है, डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा 1/RP² इंटू DRP इक्वल टू -1/R1² इंटू DR1 -1/R2² इंटू DR2। बच्चों इसको एरर के फॉर्म में लिखने वाला हूं, माइनस साइन सारे कैंसिल करने वाला हूं, तो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा डेल्टा RP/RP इक्वल टू RP इंटू क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा R1/R1² प्लस डेल्टा R2/R2²। ठीक है, थोड़ा सा एल्जेब्रा कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा। पहली बात तो ये माइनस माइनस सारे कैंसिल कर दिए, इनको डी को सबको डेल्टा बना दिया, और मैंने क्या किया, डेल्टा RP/RP² था ना, तो एक RP को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बस अब इनमें वैल्यूज डाल दो, वैल्यू सारी गिवन है, कैलकुलेशन कर लीजिए, और कैलकुलेशन करने के बाद आप देख सकते हैं आंसर आने वाला है 4.33। क्या क्या वैल्यूज डालनी है आपको, RP की वैल्यू 10 और 15 का पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा होता है 6। कैसे पता मुझे, इस फॉर्मूले से। डेल्टा R1 गिवन है आपको 0.5, डेल्टा R2 गिवन है आपको 0.5, R1² हो जाएगा 100, R2² हो जाएगा 225। ये सारी वैल्यूज डाल लीजिए, आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यू कैन वेरीफाई 4.33 आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, फिर से एरर एनालिसिस का क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है। सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का रिलेशन होता है लेंथ और जी से। तो आपको क्या बोल रहा है कि हमने जी की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए एक पेंडुलम को ऑब्जर्व किया, पेंडुलम की लेंथ गिवन है। अच्छा यहां पे देखो, पेंडुलम की लेंथ जो है ना 25.0 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब उसने 25 सेंटीमीटर नहीं लिखा, 25.00 नहीं लिखा, उसने 25.0 लिखा है, मतलब तुम्हें ना एक्यूरेसी बता रहा है, लीस्ट काउंट बता रहा है। वो ये बोल रहा है हम इस डेसिमल तक मेजर कर सकते हैं, यानी लीस्ट काउंट जो होगा, मतलब लेंथ में जो एरर होगा वो होगा बेटा 0.1 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है यहां से। नेक्स्ट, टाइम को मेजर किया हमने 1 सेकेंड एक्यूरेसी के साथ, और कितने ऑसिलेशन का टाइम मेजर किया, 40 का, और उनका टाइम हमारा मेजर करके आया 50 सेकेंड। आपसे पूछ रहा है जी में एरर क्या होगा, बहुत आसान है, पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख देते हैं, टाइम पीरियड टी इज सेम एज 2π/L/g। जी निकालना है मेरे को, मैं लिख सकता हूं जी इज सेम एज 4π², क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू हो जाएगी 4π² L/t²। पावर रूल लगा देंगे, एरर्स का लेंथ की पावर 1 है, टी की पावर 2 है, तो मैं बोल दूंगा परसेंटेज एरर जो है जी में, परसेंटेज एरर इन जी कैसे हो जाएगा, 1 इंटू परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन टी, दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या है परसेंटेज एरर लेंथ में, लेंथ में मैंने बोला एरर है 0.1 का, लेंथ की वैल्यू 25.0, तो लेंथ में परसेंटेज एरर हो जाएगा ना 0.1/25 इंटू 100, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन टाइम, एरर में एरर टाइम में कितना है 1 सेकेंड का, और टाइम की मेजरमेंट कितनी हमने ली है 50, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं परसेंटेज के। क्या आंसर आ रहा है, यहां देखो आ जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 10/25, दैट मींस 2/5, तो 4 प्लस 0.4, 4.4% आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। फिर से बेटा सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल है, इनफैक्ट एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हें पावर्स गिवन है ए बी सी डी की, ए बी सी डी में परसेंटेज एरर गिवन है, आपसे पूछा है जेड में कितना होगा, मुझे पता है पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने हैं मुझे, तो कर लेते हैं। देखो ए की पावर 2 है, ए में परसेंटेज एरर कितना है 2, बी की पावर देखो, बी की पावर है 2/3, बी में परसेंटेज एरर है 1.5, सी की पावर देखो हाफ, सी में एरर है 4, डी की पावर है 3, और डी में एरर है 2.5, सबको ऐड करना है, जल्दी से ऐड कर लो। 4 1 5 2 7 और 7.5, 14.5% आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ओके, अब वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, नोटिस करें ए वेक्टर बी वेक्टर, ये एंगल 120 है। हम जानते हैं कि ये जो एंगल है ये एक्चुअली ए और बी के बीच में नहीं है, दरअसल ए और बी के बीच में एंगल है 60 डिग्री। बी को रिवर्स कर दिया माइनस बी, ए और माइनस बी के बीच में एंगल 120 आ जाएगा। ये जो रिजल्टेंट है ये हम जानते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ रहा होगा, इसी का एंगल पूछा हुआ है, इसी का एंगल पूछा हुआ है पहले वेक्टर ए के साथ। बहुत सिंपल है, हम जानते हैं ट्रायंगल लॉ वाले रिजल्ट्स जो आते हैं उसमें दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और दूसरा रिजल्टेंट का डायरेक्शन, रिजल्टेंट का एंगल फर्स्ट वेक्टर के साथ। क्या तुमने फॉर्मूला देखा हुआ है? तुमने जनरली फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ tan अल्फा इक्वल टू क्या था, b sin थीटा, मतलब कि सेकंड वेक्टर इनटू sin थीटा। बेटा s मतलब सेकंड वेक्टर, मैं f लिखूंगा फर्स्ट वेक्टर, तो सेकंड वेक्टर इनटू sin थीटा डिवाइड बाय फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर इनटू cos थीटा। यहां मेरा फर्स्ट वेक्टर क्या है, a वेक्टर, सेकंड वेक्टर क्या है माइनस b वेक्टर, थीटा क्या है 120। फॉर्मूला लगा दो, अल्फा की जगह बीटा लिख रहा हूं मैं, बोल दूंगा tan ऑफ बीटा इक्वल टू, बोलूंगा यहाँ पे मॉड ऑफ माइनस बी साइन 120 ओवर फर्स्ट वेक्टर के लिए मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ माइनस बी कॉस 120। जस्ट वैल्यूज डाल दीजिए, वैल्यूज डाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखिए b इंटू रूट 3/2 ओवर a माइनस b बाय 2, जिसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो भाई रूट 3 ऊपर बचेगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, अब की बार बोला भाई दो फोर्सेस हैं, p वेक्टर प्लस q वेक्टर, और दूसरा ये शायद दिखना रहा हो बेटा p वेक्टर माइनस q वेक्टर। बोले p और q परपेंडिकुलर, मैं बस इतना पहले विजुअलाइज कर रहा हूं, p और q परपेंडिकुलर, इसको जरा देख लेते हैं। p ऐसे मान लो, q ना इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये p ये q, और दो वेक्टर उसने p वेक्टर प्लस q वेक्टर, p वेक्टर माइनस q वेक्टर। अभी मैंने आपको दिखाया था कि अगर मैं ऊपर वाला रिजल्टेंट ले लूं, ये तो p वेक्टर प्लस q होता है, और q को अगर हम रिवर्स कर दें, q को रिवर्स कर दें ऐसे, तो नीचे वाला जो रिजल्टेंट आएगा, नीचे वाला रिजल्टेंट आएगा p वेक्टर माइनस q वेक्टर। मतलब कि मैं बोल रहा हूं ये है भाई p वेक्टर प्लस q वेक्टर, और नीचे वाला जो आपका आ रहा है ये है p वेक्टर माइनस q वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये अगर q है तो ये माइनस q, और क्वेश्चन में गिवन है ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट, यार इन दोनों का रिजल्टेंट पहले सोचो, बहुत सिंपल है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? अगर मैं करूं p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस p वेक्टर माइनस q वेक्टर, भाई q तो कैंसिल, इन दोनों का रिजल्टेंट है 2p वेक्टर। लेकिन वो बोल रहा है इन दोनों के रिजल्टेंट की वैल्यू, मैग्नीट्यूड की वैल्यू रूट 3 इंटू इसके इक्वल आ रही है। कैसे आ जाएगी इनके इक्वल? फर्स्ट केस में, ठीक है, दो केसेस हैं एक्चुअली, इसके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू रूट 3 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ रही है। इसका मतलब मॉड ऑफ 2p इज सेम एज रूट ऑफ 3 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। भाई दोनों साइड स्क्वायर कर दो ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। थोड़ा एलजेब्रा कर लेते हैं, देखो 4p स्क्वायर इक्वल टू 3p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर आ जाएगा। मतलब क्या, सॉल्व करके देखो, मतलब आ जाएगा p इक्वल टू रूट 3q फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है? सेकेंड केस में जब उनके बीच में एंगल होता है थीटा 2, तो इसी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू रूट 2 इंटू दिस हो जाती है। तो सेकेंड केस में क्या बोलूंगा? सेकेंड केस में बोलूंगा कि 2p इज सेम एज ये, इसको भी दोनों साइड स्क्वायर करके सॉल्व कर ले। यहां पे देखो 4p स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, देख सकते हो 2p स्क्वायर इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मुझे साफ साफ दिख रहा है यहां से आने वाला p इक्वल। फर्स्ट और सेकेंड केस में बस इतना हो गया, p और q के जो मैग्नीट्यूड है उनमें रिलेशन पता लग गया हमें इंफॉर्मेशन से। पूछ क्या रहा है? फर्स्ट केस में ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में वो है थीटा 1, सेकेंड केस में ये एंगल हो जाता है थीटा 2। वो थीटा 1 और थीटा 2 के बारे में पूछ रहा है, तो मेरे ख्याल से हम ज्योमेट्री से ही कर सकते हैं। मैं ऐसे करता हूं, फिर से इसको कॉपी कर लेता हूं और केवल वो इंफॉर्मेशन रख लूंगा बोर्ड पे जिसको मैं अब आगे सॉल्व करने के लिए यूज करने वाला हूं। तो ये सब हटा देते हैं, ये सब भी हटा देते हैं, बस अपने को ये दोनों चीजें याद रखनी है। मतलब कि फर्स्ट केस में ये और सेकंड केस में ये। तो फर्स्ट केस में जरा बात करो, ठीक है। हाफ एंगल पहले ले लेते हैं। ये जो हाफ एंगल आ रहा है ना, इसको एक मिनट के लिए एकदम फाइ। दिख रहा है तुम्हें ट्राइंगल से कि tan फाइ की वैल्यू आती है q बाय p। तो फर्स्ट केस में कितना आ रहा होगा?
फर्स्ट केस में तुम्हारा tan phi कितना होगा, अगर मैं q बाय p कर रहा हूँ तो q बाय रूट थ्री क्यू, क्या दिख रहा है आपको, tan phi की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय रूट थ्री, और अगर tan phi 1 बाय रूट थ्री है तो phi ऑब्वियसली 30 डिग्री है, यानी कि पूरा एंगल कितना हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा ना, तो पूरा एंगल कितना वाला है 30 और 30 60 डिग्री, तो फर्स्ट केस में बोल सकता हूँ थीटा 1 is 60 डिग्री। सेकंड में आ जाओ, सेकंड में यही फॉर्मूला यूज करूं, tan phi इक्वल टू q बाय p, q और p बराबर है तो tan phi 1 आ जाएगा, tan phi अगर 1 आ जाएगा तो बोल सकता हूँ phi हो जाएगा 45, और phi अगर 45 हो गया तो थीटा कितना आने वाला है, सॉरी बेटा 45 लिखा हुआ है, ठीक है 45 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा, डबल करके 45 90 डिग्री, सेकंड केस में थीटा आपका 90 डिग्री। अब देख लो स्टेटमेंट्स को, तो बोल रहा है फर्स्ट केस में दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, पॉसिबल ओनली क्या, इससे एक ही यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, थीटा 1 60 आ रहा है, थीटा 2 90 आ रहा है, और ऑब्वियसली 60 90 से कम है, तो स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में एग्जैक्टली यही बोल रहा है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो गई, आपका बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार आपको बोला हुआ है देयर इज एन ऑक्टागन, मतलब 8 साइड्स ए बी सी डी समथिंग, इसमें आपको एओ वेक्टर गिवन है, और नोटिस करो एओ वेक्टर कौन सा है, देखो एओ वेक्टर गिवन है, ये वाला आपका एओ वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर अपने को गिवन है, निकालना क्या है, ए बी ए सी ए डी, ए से स्टार्ट करके बाकी सारे जो वेक्टर्स बन रहे हैं ए से बी ए से सी ए से डी, ये सारे का सब निकालना है, और ऑप्शन अपने को गिवन है। बस एक ही चीज अपने को समझनी है कि कभी भी अगर मुझे एक वेक्टर निकालना है जो जा रहा है एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, लेट्स सपोज ए से बी जा रहा है, ये ए है ये बी है, क्या बोल रहा हूं, इनिशियल से फाइनल, तो उसकी वैल्यू हमेशा मैं लिख सकता हूं, अगर मुझे फाइनल का पोजीशन वेक्टर पता है, इनिशियल का पोजीशन वेक्टर पता है, तो बोल सकता हूं ये होने वाला है फाइनल का पोजीशन माइनस इनिशियल का पोजीशन, यही करते हैं ना डिस्प्लेसमेंट में, या फिर ट्राइंगल लॉ से भी समझ सकते हो, कैसे भी समझो, ये वेक्टर आएगा फाइनल का माइनस का इनिशियल का पोजीशन वेक्टर, तो ये कहते हैं देखो ए बी ए सी ए डी, तो जैसे ए बी है, ए बी को मैं लिख सकता हूं ना ओ बी फाइनल माइनस इनिशियल, ए सी को लिख सकता हूं फाइनल माइनस इनिशियल, ए डी को लिख सकता हूं फाइनल माइनस इनिशियल, तुम समझ गए हो मेरी बात है ना, एक ही चीज बार बार बोल रहा हूं, सब में फाइनल माइनस इनिशियल, और ये सब फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो पैटर्न नोटिस करो क्या होने वाला है, पहली बात तो सब में माइनस ओए हो रहा है, और कितनी टर्म्स हैं देख सकते हो 7 टर्म्स हैं, तो एक तो मैं लिख दूं -7 ओए, और क्या है, और क्या है, ये जो ऐड हो रहे हैं यहां पे, एक है ओबी, एक है ओसी, एक है ओडी, देखो ओबी, ओबी कौन सा वेक्टर है भाई, ओबी ये वेक्टर है, फिर आएगा ओसी, फिर आएगा ओडी, फिर आएगा ओई, ओएफ, ओजी, ओएच, ये सारे ऐड हो रहे हैं, ओए नहीं आएगा, ठीक है, तो नोटिस करो ओबी जो है किससे कैंसिल हो जाता है, ओबी ओएफ से कैंसिल हो जाता है ना, तो यानी इसमें जो ये ओबी आ रहा है और फिर इसमें जो ओएफ आएगा, इसमें जो ओएफ आएगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सही बोल रहा हूं, ऐसे देखो ओसी और ओजी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऐसे ही ओडी और ओएच एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ओई को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है क्योंकि ओए नहीं है ना वहां पे, ये तो 7 ए हो रहा है, तो सिर्फ आपका बच जाएगा ओई, यहां पे केवल ओई बच जाएगा, आई होप सबको ये बात क्लियर होगी। और बेटा अगर ओई यहां बच जाएगा तो नोटिस करो ओई और ऊपर जो एओ है वो तो दोनों बराबर है, सेम डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड के, सो दिस इज एक्चुअली सेम एज एओ, और फिर ये जो -7 ओए है, अगर माइनस का ओए है तो प्लस का एओ है, यानी बोल सकता हूं +7 एओ, मतलब हो जाएगा 8 एओ, ये आपका आंसर। तुम समझ गए होगे पैटर्न देख के कि अगर यही क्वेश्चन ऑक्टागन की जगह मैं हेक्सागन में पूछ लूं, उसमें 7 की जगह 5 टर्म्स ऐड हो रही होंगी, तो आंसर आएगा 6 एओ, जैसे वहां पे ऑक्टागन में आया 8 एओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट, फिर से आपका एरर का क्वेश्चन है, आपको बोला हुआ है एक ग्लास स्लैब की थिकनेस हम मेजर कर रहे हैं एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से, एक्चुअली थिकनेस ही मैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना चाहता हूं, पहले थिकनेस मेजर की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूले से आएगा, कौन से फॉर्मूले से आएगा आप जानते हैं, एक ग्लास स्लैब के लिए अगर उसकी रियल लेंथ है, लेट्स से रियल थिकनेस है टीआर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और ऊपर से देख रहा है ऐसे, तो अपैरेंट थिकनेस कितनी दिखती है, म्यू से डिवाइड हो जाती है ना, टी अपैरेंट
इज टी रियल बाय म्यू, ठीक है। अपैरेंट जो आपको दिख रही है, रियल जो सच्ची मुच्ची में, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू क्या है? म्यू की वैल्यू टी आर बाय टी है। यहां भाई दोनों का डिवीजन हो रहा है। क्वेश्चन में देखो फाइनली यही पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है एस्टिमेटेड अनसर्टेनिटी यानी एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो मैं जानता हूं कैसे निकालूंगा। मैं बोलूंगा रिलेटिव एरर डेल्टा म्यू बाय म्यू कैसे आएगा भाई, डेल्टा टी आर बाय टी आर प्लस डेल्टा टी ए बाय टी ए, ठीक है बेटा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये डेल्टा टी आर और डेल्टा टी ए कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने वर्नियर से इनको मेजर किया है, तो वर्नियर की लीस्ट काउंट ही उसका एरर होगा। ये निकालने का तरीका मैं बता देता हूं, देखो कैसे निकालेंगे। यहां पे बोलो, देखो बोला हुआ है कि 20 डिविजन्स हैं आपके 1 सेंटीमीटर में मेन स्केल पे, यानी मेन स्केल डिवीजन का साइज दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं यहां, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन का साइज दिया हुआ है। मेन स्केल डिवीजन का साइज कितना दिया हुआ है? 20 मेन स्केल डिवीजन होती है 1 सेंटीमीटर में, मतलब एक मेन स्केल डिवीजन का साइज देगा 1/20 और 1/20 सेंटीमीटर में ख्याल से हो जाता है 0.05, सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं 10/20 मिलीमीटर, तो आपको समझ में आ जाए बेटा। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है ना, तो दिख रहा है 0.5 मिलीमीटर। ये तो मेन स्केल डिवीजन का साइज है। लेकिन वर्नियर की लीस्ट काउंट क्या होती है? उसमें होता है 1/n इंटू मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर के लिए देखो दिया हुआ है n, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इज 50, जो कि कोइंसाइड कर रही है 49 के साथ। तो ऑब्वियसली लीस्ट काउंट कितनी होने वाली है? लीस्ट काउंट हो जाएगी 1/50 इंटू MSD, मतलब कि 1/50 इंटू 0.5 मिलीमीटर कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर। ये आपका लीस्ट काउंट हो गया इस इंस्ट्रूमेंट का, और यही वैल्यू बेटा डेल्टा टी आर और डेल्टा टी ए में डालनी है। ये दोनों की वैल्यू आ जाएगी 0.01 मिलीमीटर, ध्यान रखना यूनिट्स, ठीक है। और टी आर और टी ए की वैल्यू कितनी डालनी है? टी आर रियल थिकनेस 5.25 और अपैरेंट थिकनेस 5, ये आपकी 5.25, ये 5। म्यू की वैल्यू कितनी डालनी है? म्यू की वैल्यू तो यहां से दिख रही होगी, देखो म्यू दिया हुआ ना टी आर बाय टी ए, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है? म्यू इज सेम एज 5.25/5, कैलकुलेट करके आ जाएगा 1.05। तो म्यू की वैल्यू आपको डालनी है यहाँ पे 1.05। ये सारी वैल्यूज डाल के कैलकुलेट कर लीजिए, मैं पहले से कर चुका हूं, आप वेरीफाई कर सकते हैं बेटा। यहाँ जो आंसर है इस फॉर्म में आप देख सकते हैं, इस फॉर्म में x की वैल्यू आने वाली होगी 41, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपको फिर से सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट में वही दिया हुआ है, टाइम और लेंथ की मेजरमेंट हमने की हुई है। इनफैक्ट 3 स्टूडेंट्स ने अलग अलग की हुई है। नोटिस करो डिफरेंस क्या है, लेंथ का डिफरेंस है और जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आप ले रहे हैं, यानी कि टोटल जो टाइम पीरियड आ रहा है उसमें डिफरेंस। आपसे पूछा है कि जी का जो परसेंटेज एरर है उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम है। तो बहुत सिंपल है, मैं जानता हूं, अभी हमने किया था ये कि परसेंटेज एरर इन जी ऐसे आता है। मैं रिलेटिव एरर लिख रहा हूं, एल का प्लस 2 इंटू टाइम का। ये वैल्यूज तीनों स्टूडेंट्स के लिए लिख लेते हैं, ये दोनों टर्म्स, और देख लेते हैं कौन सी ज्यादा कौन सी कम है। फर्स्ट स्टूडेंट के लिए देखो, फर्स्ट स्टूडेंट के लिए डेल्टा एल कैसे निकालेंगे? देखो यहां पे दिया हुआ है कि हमने जो लेंथ मेजरमेंट की है उसमें लीस्ट काउंट 0.1 है, टाइम की मेजरमेंट में लीस्ट काउंट 0.1 है, यानी यही आपके एरर्स है। तो फर्स्ट के लिए हम लिखेंगे डेल्टा एल की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय फर्स्ट की लेंथ है 64 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी आपका 0.1 सेकेंड डिवाइड बाय टाइम कितना मेजर किया फर्स्ट में आपने टोटल टाइम मेजर किया 128। ध्यान रखना टाइम का जो रिलेटिव एरर है ना डेल्टा टी बाय टी, डेल्टा टी आप एरर पूरे 8 ऑसिलेशंस का लिख रहे हैं, तो नीचे जो टाइम पीरियड है वो भी 8 ऑसिलेशन का लिखना है, एक का नहीं, इसलिए यहां पे 128 डालना है, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट के लिए क्या होगा? दूसरे स्टूडेंट के लिए, ठीक है, सेकंड स्टूडेंट के लिए यहां लिख रहा हूं। सेकंड के लिए फिर से लेंथ में तो 0.1 ही है एरर, और देखो लेंथ की वैल्यू फिर से सेम है 64 प्लस 2 इंटू टाइम का एरर फिर से सेम है, लेकिन अब की बार टाइम कितना मेजर कर रहे हो? 64। थर्ड स्टूडेंट के लिए क्या होगा? थर्ड स्टूडेंट के लिए लिख रहा हूं यहां पे फिर से डेल्टा एल बाय एल, तो 0.1 डिवाइड बाय लेंथ, इस बार लेंथ 20 है, प्लस
2 इंटू टाइम का एरर डिवाइड बाय टाइम। इस बार टाइम आपने मेजर किया 36। यार एक चीज क्लियर है, तीनों को अगर मैं देखूं, ये देखो फर्स्ट टर्म पक्का है ना, इसमें फर्स्ट टर्म सबसे ज्यादा है क्योंकि यहां पे नीचे केवल 20 से डिवाइड हो रहा है, ये फर्स्ट टर्म सबसे ज्यादा है। सेकंड टर्म देखो 128, 64, 36, सेकंड टर्म भी इसी में सबसे ज्यादा है। यानी मैं बोल सकता हूं ना कि थर्ड का एरर सबसे ज्यादा है। और मिनिमम एरर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मिनिमम एरर इसमें ये वाला है क्योंकि उसके अंदर फर्स्ट टर्म ये तो यहां पे सेम है लेकिन सेकंड टर्म को कंपेयर करोगे तो 1 में वो भी सबसे कम है। तो फर्स्ट मिनिमम है, थर्ड मैक्सिमम है, लेकिन थर्ड मैक्सिमम वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। फिर से वेक्टर्स का क्वेश्चन है, आपको a1 a2 और a1 प्लस a2 a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है और एक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। फिर से पहले गिवन डेटा को ना एनालाइज करते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं कि a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं ना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। ये क्या होता है, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड 5 है तो स्क्वायर इसका 25 होगा। लेकिन नोटिस करो ये डॉट प्रोडक्ट है ना, a1 a2 cos थीटा, तो मैं बोल सकता हूं a1 a2 के पहले तो वैल्यूज डालो, यहां पे आ जाएगा 9 प्लस 25 प्लस इसको लिख देते हैं 2a1 डॉट a2, दिस इज सेम एज 25। इसे सॉल्व कर लो, a1 डॉट a2 की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं मैं a1 डॉट a2 की वैल्यू, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है बेटा उसमें देखो डॉट प्रोडक्ट है, यहां पे आ रहा होगा इसकी वैल्यू -9 वैल्यू। इसको यूज करके हम अपना जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू अब कैलकुलेट कर सकते हैं। जल्दी से मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। नोटिस करें एक्सप्रेशन में, इसको मैं एक्सपैंड करने वाला हूं, इनको मल्टीप्लाई करें, पहले आ जाएगा 6a1 स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करें -4a1 डॉट a2 जिसकी वैल्यू मैंने अभी निकाल ली है। नेक्स्ट ये दोनों प्लस 9a1 डॉट a2 एंड लास्ट वाला देखो 3a2 इससे यानी -6a2 स्क्वायर। बच्चों सबकी वैल्यूज डाल देते हैं, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और ये 9 में से 5 गया, सॉरी 9 में से 4 गया, बचेगा 5a1 डॉट a2, इन सबकी वैल्यूज डाल देते हैं। क्या वैल्यूज है, 6a1 स्क्वायर यानी 6 इंटू 9 प्लस 5, 9 माइनस 4 5, a1 डॉट a2 कितना है -9/2 एंड लास्ट में -6a2 स्क्वायर यानी -6 इंटू 25 कितना हो जाएगा 54 माइनस 150, ये हो जाएगा 54 माइनस 150, जी हाँ -96 एंड देन ये है यहाँ पे -45/2, सॉरी -45/2, तो -96 -22.5 -118.5। बेटा ये वाला आपका आंसर होगा, वहां पे बहुत सारे मार्किंग कर दी मैंने, ये वाला ऑप्शन आपका आना चाहिए, कैलकुलेशन से वेरीफाई कर सकते हो। बच्चों ये था हमारा फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स के 15 क्वेश्चन। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।